बीए पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों के लिए भारत का भूगोल के अंतर्गत अपवाह तंत्र के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले जाना जाए कि इसका महत्व क्या है। हमारे देश में प्रमुख नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ अपवाह तंत्र का आधार होती हैं। इसमें नदियों की प्रवाह दिशा, धरातलीय दशा, चट्टानों की संरचना, जल की प्राप्ति मात्रा पर निर्भर करती है। भारत की नदियाँ अपनी सहायक नदियों के आधार पर 4 वर्गों में रखी जा सकती हैं। नंबर 1 बाह्य प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। नंबर 2 प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। नंबर 3 तटीय नदियाँ। और चौथे नंबर पर आंतरिक नदियाँ। भारत के अपवाह तंत्र का अध्ययन प्रमुख रूप से बाह्य प्रायद्वीप और प्रायद्वीपीय भारत को अलग अलग रख के किया जा सकता है। सबसे पहले बाह्य प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। 1 नंबर पर है। इसका महत्व विद्यार्थियों अधिक है, क्योंकि हिमालय के हिममंडित शिखरों या फिर हिम नदियों से उत्तर भारत की नदियाँ निकलती हैं। ये 12मासी नदियाँ होती हैं। ये नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियों से बिल्कुल अलग हैं। यह पर्वत प्रदेश से निकलकर पहाड़ी मार्ग में तीव्र गति से तोड़-फोड़ करती हुई बहती हैं। अनेक स्थानों पर ये तंग घाटियाँ भी बनाती हैं। अपरदन से प्राप्त सामग्री को साथ में बहा करके लाती हैं और मैदान में आकर के इनकी गति तो कम हो जाती है, ये सामग्री का निक्षेप करने लगती है। हिमालय से निकली हुई नदियाँ लाखों सालों में उत्तरी मैदान पर मिट्टी जमाने का काम करती रही हैं। भारत के विशाल मैदान को जो वर्तमान स्वरूप मिला है, इन नदियों का बहुत अधिक सक्रिय सहयोग इसमें रहा है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अनुगामी अपवाह कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज नहीं रखती हैं। उत्तर भारत की अनेक नदियाँ ऐसी हैं जो हिमालय पर्वत श्रेणियों से भी पुराने काल की हैं। हिमालय पर्वत ज्यों-ज्यों उभरते गए, ये नदियाँ अपनी घाटी को गहरी करती हुई पूर्ववत बहती रहीं। इसलिए हिमालय के उत्थान से इनके प्रवाह में कोई भी व्यतिक्रम नहीं पड़ा, क्योंकि ये नदियाँ उत्थान से भी अधिक तीव्र गति से अपनी घाटी को काटती रहीं। पर्वत के उत्थान और नदियों के कटाव की क्रियाएं साथ साथ चलती रही। बहुत अच्छा है। परिणाम इसका ये रहा कि नदियों का प्रवाह भी लगातार चलता रहा है। अब जैसे हिमालय श्रेणी के कई जो गहरी घाटियां हैं उसमें से होकर के बहती हैं। गिलगित के पास अगर हम देखें तो सिंधु नदी की जो तंग घाटी है वो 5180 मीटर गहरी है। यानी आप जान लीजिए बहुत ज़्यादा गहराई पर गिलगित के पास सिंधु नदी जो बहती है। ये घाटी लंबवत अपरदन के कारण ही बनी है और इस घाटी के पहाड़ी पार्श्व पर विभिन्न ऊंचाइयों पर नदी वेदिकाएं बनी हैं। नदी की वेदिकाएं भी, टेरेसिस जिसको कहा जाता है, वे भी बने हुए हैं। उत्तरी भारत में अपवाह के प्रकार के बारे में जाना जाए तो सबसे पहले पूर्ववर्ती अपवाह। कुछ नदियों के विकास में भौतिक रूपों का प्रभाव बिल्कुल नहीं रहा, इसलिए ये अपवाह जो है वो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र कहा जाता है। इन नदियों में नदी हड़पने के उदाहरण मिलते हैं। गंगा की सहायक नदी भागीरथी ने
तिब्बत की कई नदियों का जल हड़प लिया है। विद्वानों का अनुमान है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जन्म दूसरी नदियों के जल हड़पने से हुआ है। इसी तरह से तीस्ता नदी ने भी तिब्बत की नदियों का जल हड़प लिया है। दूसरा है क्रमहीन अपवाह। क्रमहीन अपवाह, तो क्रमहीन अपवाह में दिहांग और लोहित नदियाँ ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साथ क्रमहीन जल अपवाह बनाती हैं, क्योंकि ये नदियाँ विपरीत दिशा में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। तीसरे क्रम पर खंडित अपवाह आता है। भारत के मैदान में भी नदियाँ लुप्त हो जाती हैं और बाद में उन्हें धरातल पर बहने लगती हैं। भारत की सभी नदियाँ समुद्र पर डेल्टा बनाती हैं और कई शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। इस प्रकार यह गुम्फित प्रारूप बनाती हैं। चौथा है अंतःस्थलीय अपवाह। तो अपने राज्य में देखते हैं, इसमें ज़्यादा उदाहरण मिलेंगे अंतःस्थलीय के। तो राजस्थान की रूपनारायण, मेढ़ा, ये सब नदियाँ अंतःस्थलीय अपवाह बनाती हैं। पांचवें प्रकार का है समानांतर अपवाह। तो इसमें गंगा के ऊपरी मैदान में जो नदियां हैं वे सारी समानांतर प्रकार का अपवाह रखती हैं। छठे नंबर पर आता है आयताकार अपवाह। कोसी और उसकी सहायक नदियां, कोसी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वे आयताकार अपवाह रखने वाली नदियां हैं। इस प्रकार से ये तो उत्तर भारत का अपवाह तंत्र हुआ। प्रायद्वीपीय जल अपवाह तंत्र जो है दूसरे प्रकार का महत्वपूर्ण प्रकार का अपवाह तंत्र है। ये जो भूखंड है वो बहुत ही प्राचीन है, पठारी है। यहाँ नदियों की घाटियाँ बहुत चौड़ी हैं, उथली हैं और ढाल बहुत ही कम है, इसलिए लंबवत अपरदन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है जितना कि उत्तर भारत की नदियों ने किया है। इसलिए ये नदियाँ पार्श्ववर्ती अपरदन करने में लगी हुई हैं। प्राय सभी नदियाँ अपने आधार तल को यानी बेस लेवल को प्राप्त कर चुकी हैं, अतः इनका अपरदन कार्य अब नगण्य रह गया है। यहाँ पर सामान्य ऊंचाई के जलप्रपात भी मिलते हैं। कावेरी का शिवा समुद्रम जलप्रपात 90 मीटर ऊंचा है। मुहानों पर नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि निचली घाटी में इनकी गति बहुत धीमी हो जाती है और डेल्टा के मामले में कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी उल्लेखनीय नदियां हैं। अब जाना जाए दक्षिणी भारत के अपवाह तंत्र में, तो प्रथम प्रकार का जो अपवाह है वो है अनुगामी प्रकार का अपवाह। अनुगामी में दक्षिणी भारत के अपवाह तंत्र में अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकल करके और अरब सागर की ओर बहती हैं। पेरियार नदी का जो जल है वो कृत्रिम रूप से बह करके पूरब की ओर बैगाई नदी में ले जाया गया है। पश्चिमी तटीय मैदान बहुत संकरे हैं, इनमें नदियों की लंबाई लेकिन बहुत ही कम है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश क्षेत्रों से होकर के बहती हैं। ये भ्रंश क्षेत्र विंध्याचल श्रेणी के समानांतर हैं। विद्वानों का तो ये कहना है कि इन भ्रंशों का आविर्भाव हिमालय की पर्वत निर्माणकारी हलचल के समय हुआ है। दूसरे प्रकार का अपवाह है अनुवर्ती अपवाह, यानी कि सबसीक्वेंट ड्रेनेज। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उत्तर भाग का जो ढाल है वो उत्तर की ओर है, इसलिए विंध्याचल और सतपुड़ा
पर्वत क्रम से निकलने वाली नदियाँ उत्तर की ओर बहती हुई यमुना और गंगा में मिलती हैं। इसमें चंबल, केन, सिंधु, बेतवा, सोन नदियाँ उल्लेखनीय हैं। ये नदियाँ अनुवर्ती अपवाह बनाती हैं। मध्य जीवकल्प में इन प्रदेश की ये जो नदियाँ हैं ये टेथिस सागर में बहुत सा अवसाद बहाकर जमा करती थी। तीसरे क्रम पर हम देखें, अध्यारोपित प्रकार का अपवाह है। इसके मामले में विद्वानों का विचार है कि दामोदर, स्वर्ण रेखा, चंबल और बनास नदियाँ ये अध्यारोपित जल अपवाह का निर्माण करती हैं। चौथे प्रकार का आयताकार अपवाह है। ये विंध्यन शैलों के क्षेत्र में इस प्रकार का अपवाह मिलता है। फिर पांचवें स्थान पर जालीदार अपवाह यानी ट्रेलिस ड्रेनेज है। इसमें पूर्वी सिंहभूमि के पुराने वलित पर्वत में ये जालीदार अपवाह मिलता है। छठे स्थान पर है अरीय अपवाह यानी कि रेडियल ड्रेनेज। तो इसमें अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नर्मदा, सोन और महानदी अरीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। रेडियल यानी कि चारों तरफ जहाँ से नदियाँ निकलें। चतुर्दिक सातवें स्थान पर वृक्षनुमा अपवाह आता है। इसमें दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ वृक्षनुमा अपवाह का निर्माण करती हैं। अब विस्तार से हम लोग जानें उत्तर भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। महत्वपूर्ण है, शिवालिक पहाड़ियों के निर्माण के फलस्वरूप भारत का जो अपवाह तंत्र है 3 भागों में बंट गया, जिनमें 2 तंत्र उत्तर भारत में सिंधु नदी का तंत्र, दूसरा है गंगा नदी का तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र। सबसे पहले सिंधु नदी का तंत्र। यह तंत्र दुनिया के सबसे बड़े तंत्रों में एक है। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। सिंधु नदी के बारे में जानें। ये नदी लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में कैलाश चोटी के दूसरी ओर, कैलाश की चोटी के दूसरी ओर 5000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। पाँच हजार मीटर की ऊंचाई से निकलती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वे सतलुज, व्यास, झेलम, चेनाब और रावी हैं। ये नंगा पर्वत के निकट से गहरा मोड़ बनाती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसे हेयरपिन बैंड भी कहते हैं। सिंधु तंत्र की नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी से ठीक उल्टी ओर बहती हैं। जास्कर श्रेणी से निकलने वाली जास्कर नदी लेह के निकट इसमें मिल जाती है।
और जोजिला दर्रे के उत्तर की ओर जाने वाली नदी और काराकोरम के उत्तर की ओर से आने वाली शांग नदी फिरिया के निकट इसमें मिल जाती है। शिगार और गिलगित अन्य सहायक नदियां हैं जो इससे मिलती हैं। ये नदी सिंधु के शुष्क प्रदेश में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में जाकर के लास्ट में गिर जाती है। ग्रीष्म ऋतु में बर्फ़ पिघलने से इस नदी में बाढ़ आ जाती है। इस नदी की संपूर्ण अगर लंबाई देखें तो 2880 किलोमीटर है और अपवाह क्षेत्र इसका 9.6 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि बहुत बड़ा इसका दायरा है। भारत में ये 1270 किलोमीटर की लंबाई में बहती है तथा इसका जल प्रवाह क्षेत्र जो है वो 3,21,290 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरी नदी महत्वपूर्ण है झेलम नदी। ये नदी कश्मीर में शेषनाग से शुरू होती है और उत्तर पश्चिम दिशा में 112 किलोमीटर चलती है और वूलर झील में मिल जाती है। वूलर झील में मिल जाती है। इस झील से आगे जाकर के महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच से होकर बहती हुई कश्मीर घाटी को सींचती है, इसलिए इसे कश्मीर की हरी भरी सुखद नदी कहते हैं। बारामूला के आगे जाकर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और उससे पहले बहुत गहरी एक घाटी बनाती है। इस नदी की संपूर्ण लंबाई ही 400 किलोमीटर है और जो अपवाह क्षेत्र है वो 28,490 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। बहुत सारी सिंचाई और विद्युत की परियोजनाएं इस पर विकसित की गई हैं। तीसरी नदी चेनाब नदी है। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये नदी ऊपरी भाग में इसे चंद्र और भागा, दो नदियाँ इसका नाम है, दो नदियाँ चंद्र भागा। ये लाहुल में बड़ा लाचा दर्रे के निकट में शुरू होती हैं और हादी के पास मिल जाती हैं। ये किश्तवाड़ पर एक विकट मोड़ बनाती हैं और पीर पंजाल में गहरी कंदरा बनाकर पाकिस्तान में चली जाती है। ये भारत में 1180 किलोमीटर बहती है। चौथी नदी है रावी। रावी नदी पंजाब की सबसे छोटी नदी है। ये कुल्लू की पहाड़ियों से निकलती है 4000 मीटर की ऊंचाई से। ये धौलापुर पर्वतमाला के ऊपरी भाग और पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिणी ढालों से जल लेकर के बहती है और पठानकोट के निकट ये मैदान में उतर जाती है। यहाँ माधोपुर नामक स्थान पर इससे अपर पारी दोआब नहर निकाली गई है। इसके बाद ये नदी गुरदासपुर और अमृतसर जिलों की पश्चिमी सीमा बनाती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। आगे जाकर के ये मुल्तान के निकट झेलम और चेनाब की सम्मिलित धारा में मिल जाती है। झेलम और चेनाब की धारा में मिल जाती है मुल्तान के निकट। इसकी जो लंबाई है वो 725 किलोमीटर है और पांचवी नदी है प्रमुख व्यास नदी।
ये नदी कुल्लू पहाड़ियों से ही निकलती है, रोहतांग दर्रे से, उसके निकट से निकलती है। और ये दर्रा 5 मीटर चौड़ा और 180 मीटर लंबा है। ये कुल्लू, मंडी और कांगड़ा ज़िलों में बहती हुई पठानकोट के पूर्व के मैदान में उतर जाती है। आगे चल के एक बड़ा मोड़ बनाती है और कपूरथला के निकट ये सतलुज में मिल जाती है। ये 470 किलोमीटर लंबी है। तो इस प्रकार से ये सिंधु नदी के तंत्र के बारे में इस कक्षा में हमने जाना। बाद की कक्षाओं में हम गंगा नदी के तंत्र और फिर ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। चूँकि